नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार का पहला शब्द है बी। बी यानी बदलाव, जो है बिहार की सबसे बड़ी पहचान। इतिहास गवाह है कि बिहार हमेशा बदलाव का वाहक रहा है। बदलाव की शुरुआत हमेशा बिहार से ही हुई है। बात चाहे स्वतंत्रता के पहले आंदोलन की हो या उसके बाद के आंदोलन की, बिहार ने बार बार बदलाव की परिभाषा को गढ़ा है। पहले बात करते हैं पहले स्वतंत्रता संग्राम की, जिसकी शुरुआत बिहार में ही हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत पटना सिटी में गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को हुई। इस विद्रोह में बिहार में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल अपने सैनिकों सहित मारा गया था। यह बदलाव की शुरुआत थी, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कमिश्नर टेलर ने पटना सिटी के विद्रोह का बलपूर्वक दमन किया। पीर अली के घर को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। 17 लोगों को फांसी की सजा दी गई और खाजी कला थाना के दारोगा को स्थिति की पूर्व सूचना नहीं देने के आरोप में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी। इस दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट्स 7वीं, 8वीं और 40वीं का सैनिक विद्रोह हुआ। ये रेजिमेंट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह से मिल गए और इनके सहयोग से कुंवर सिंह ने आरा नगर की कचहरी और राजकोष पर कब्जा कर लिया। छिटपुट विरोध अंग्रेजी हुकूमत से सीधे बगावत में बदल गया, जो आगे चलकर स्वाधीनता संग्राम बन गया। आरा को मुक्त कराने के उद्देश्य से दानापुर से आया कैप्टन डनवर संघर्ष में मारा गया। 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और मेजर आयर की सेनाओं के बीच बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। इसके बाद उन्होंने यूपी के आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। यूपी के बलिया के पास अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। लेकिन कुंवर सिंह इस युद्ध में घायल हो गए और 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। 1857 का यह विरोध बदलाव को पूरी तरह लागू तो नहीं कर सका, लेकिन बदलाव की नींव पड़ चुकी थी और भारत में पराधीनता की लहर को स्वाधीनता की लहर में बिहार ने बदल दिया था। अब बात करते हैं आजादी के बाद की। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन को कौन भुला सकता है। जेपी आंदोलन ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को साथ लेकर चला। बिहार की राजनीति और सामाजिक स्थिति में इसके बाद काफी बदलाव हुए। इस बदलाव का ही रिजल्ट था कि कांग्रेस से सत्ता छिटक गई। तब बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों में सत्ता आई। इसके बाद एक गरीब परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने मिलकर लगातार 15 सालों तक बिहार में राज किया। इस दौर में कुछ सामाजिक बदलाव जरूर हुए, लेकिन इस दौरान विकास और अर्थव्यवस्था का ग्राफ गिरता ही गया। 2005 में लालू परिवार के हाथ से सत्ता छीन राज्य के नए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने बदलाव की अपनी नई कहानी दिखाई। तो बिहार के बदलाव की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल पंचतत्व को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। पिछले वीडियो में हमने आपको बिहार के बी यानी बदलाव के बारे में बताया। अब हम आपको बिहार के आई यानी इतिहास से रूबरू कराएंगे। भले ही आज बिहार एक पिछड़ा और हे दृष्टि से देखा जाने वाला राज्य हो, बिहारी एक व्यंग बन गया हो, लेकिन भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रहे बिहार में ही सबसे पहले गणराज्य के बीज बोए गए थे।
जो बाद में आधुनिक लोकतंत्र के फल के रूप में पके। बड़ी हैरत होती है कि इतिहास में भारतवर्ष का अहम अंग रहने वाला बिहार आज बीमारू राज्यों में गिना जाता है। अगर भारत के सभी राज्यों की तुलना करें तो बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरव गाथा शायद सबसे समृद्ध है। इसके इतिहास पर हर बिहारी को गर्व होना चाहिए। प्राचीन इतिहास के दस्तावेजों में बिहार का उल्लेख एक अहम स्थान के रूप में मिलता है। हिंदुओं के सनातन धर्म से जुड़ी कहानियां बिहार से जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में ही हुआ था, जिसे आज सीतामढ़ी कहा जाता है। बिहार के राज्य को सभी लोग मगध के नाम से जानते थे। मगध की जो राजधानी थी उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। भगवान महावीर की जन्मभूमि और कर्म भूमि भी बिहार ही है। सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हजारों सालों तक बिहार एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। विज्ञान, गणित, धर्म, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में बिहार राज्य ने काफी सफलता हासिल की थी। इतिहास के कुछ मिले सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन बख्तर खिलजी ने बिहार पर हमला कर नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विद्यापीठ नष्ट कर दिए थे। उसके बाद बिहार में शेरशाह सूरी का शासन था और उसने इस प्रदेश में कई सारे प्रदेश का पुनर्निर्माण करवाया था। वो ऐसा राजा था जिसने देश का सबसे लंबा रास्ता बनवाया था। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि भी बिहार राज्य में ही रहते थे। यह राज्य वही स्थान है जहां पर जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें आधुनिक बिहार की तो इसका जन्म 1912 में बंगाल प्रांत से अलग होने के बाद हुआ। तब बिहार और उड़ीसा एक राज्य बन गए। इसके बाद भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में आजादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं ज्यों की त्यों बनी रही, लेकिन 1956 में भाषाई आधार पर बिहार के पुरुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ा गया। इसके बाद 2000 में एक बार फिर से बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड का जन्म हुआ। मौजूदा बिहार में 38 जिले और 534 ब्लॉक हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। बिहार से 40 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, जबकि यहां से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। इस वीडियो में बिहार के एच यानी हस्तियों की हम बात करेंगे, जिस पर बिहारी ही नहीं पूरे देश को गर्व है। इन हस्तियों ने ऐसा मुकाम बनाया जिसकी शायद कोई कामना भी नहीं कर सकता। जब तक बिहार रहेगा, ये देश रहेगा, ये दुनिया रहेगी, ये धरती रहेगी, तब तक ये बरकरार रहेगा। अपने अपने क्षेत्रों में इन हस्तियों ने वो सफलता हासिल की जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। उस व्यक्ति को 25,000 रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे जो बाबू कुंवर सिंह को जीवित अवस्था में किसी ब्रिटिश चौकी अथवा कैंप में सुपुर्द करेगा। गवर्नर जनरल भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर से 12 अप्रैल 1858 की इस घोषणा से ये साबित होता है कि अंग्रेज सरकार इस महानायक से कितनी डरी हुई थी। वह उन्हें जीवित पकड़ना चाहती थी पर हमेशा असफल रही। हम बात कर रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की, जिनके त्याग, बलिदान और अदम्य साहस की कहानी हम सुनते आए हैं। कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद यानी भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू कुंवर सिंह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया।
ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कुंवर सिंह का अभियान आरा में जेल तोड़कर कैदियों की मुक्ति तथा खजाने पर कब्जे से शुरू हुआ। कुंवर सिंह ने दूसरा मोर्चा बीबीगंज में खोला, जहां पर 2 अगस्त 1857 को अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भयंकर गोलीबारी की, घायलों को भी फांसी पर लटका दिया, महल और दुर्ग खंडहर कर दिए। कुंवर सिंह पराजित भले ही हुए, लेकिन अंग्रेजों को खत्म करने का उनका जज्बा ज्यों का त्यों था। सितंबर 1857 में वे रीवा की ओर निकल गए। वहां पर उनकी मुलाकात नाना साहब से हुई। यहां से वे कई और जंग लड़े और विजयी भी हुए। इस बीच कुंवर सिंह बिहार की ओर लौटने लगे। जब वे जगदीशपुर जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे, तभी उनकी बाह में एक अंग्रेजों की गोली आकर लगी। उन्होंने अपनी तलवार से बाह को काटकर नदी में प्रवाहित कर दिया। इस तरह से अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चले गए और अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे। वह बुरी तरह से घायल थे। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का आखिरकार अदम्य वीरता के साथ प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया। बिहार के महान हस्तियों में एक नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आता है। बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव के थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक बुद्धिमान छात्र, आदर्श शिक्षक, सफल वकील, प्रभावशाली लेखक, गांधीवादी समर्थक और देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका देश की आजादी में अहम योगदान रहा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली थी। राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी को भी निभाया था। राजेंद्र प्रसाद ने 12 सालों तक देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया और साल 1962 में उन्होंने अपना पदभार छोड़ दिया था। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए अपना जीवन बेहद ही सादे तरीके से जिया। उन्होंने सारा जीवन देश की सेवा में लगा दी। हिंदी साहित्य से प्रेम करने वाला शायद ही कोई शख्स होगा जिसने रामधारी सिंह दिनकर को ना पढ़ा हो। बिहार के बेगूसराय में जन्मे दिनकर साहित्य के वह सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी कलम में दिनकर यानी सूर्य के समान चमक थी। उनकी कविताएं सिर्फ उनके समय का सूरज नहीं, बल्कि उनकी रोशनी से पीढ़ियां प्रकाशमय होती हैं। साल 1972 में काव्य संग्रह उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार समेत कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देश में आजादी की लड़ाई से लेकर साल 1977 तक तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण भी बिहार के वो महान हस्ती हैं जिन्होंने अपने विचारों, आदर्शों और व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी। उनका नाम लेते ही एक साथ उनके बारे में लोगों के मन में कई छवियां उभरती हैं। लोकनायक के शब्द को असलियत में चरितार्थ करने वाले जयप्रकाश नारायण अत्यंत ही समर्पित जननायक और मानवतावादी चिंतक तो थे ही, साथ ही साथ उनकी छवि अत्यंत शालीन और मर्यादित सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की भी है। उनका समाजवाद का नारा आज भी हर तरफ गूंज रहा है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण के योगदान के बारे में जितना कहा जाए वह कम ही है। आजादी के बाद संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ वह पूरे राजनीतिक पटल पर छा गए। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है,
5 जून 1975 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की, लेकिन बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर भी पड़ा था। साल 1977 में हुआ चुनाव ऐसा था जिसमें नेता पीछे थे और जनता आगे थी। यह जेपी के ही करिश्माई नेतृत्व का असर था। 8 अक्टूबर 1979 को जेपी ने पटना में अंतिम सांस ली। मरणोपरांत 1998 को भारत सरकार ने जेपी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। अपनी एक रिपोर्ट से देश की सबसे बड़ी आबादी का काया पलट करने वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो गांव निवासी थे। बीपी मंडल देश के पहले ही आम चुनाव यानी 1952 के आम चुनाव में मधेपुरा से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। तब मंडल कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन 1965 में पिछड़ी जातियों के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार को मुद्दा बनाकर पार्टी छोड़ दी और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। काफी राजनीतिक कलाबाजियों के बाद वह 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। भारत सरकार द्वारा गठित दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने ही की थी, इसलिए आयोग को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मंडल कमीशन की कई सिफारिशों में से एक अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देना भी था। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने रिपोर्ट की सिफारिश को लागू कर दिया। उस फैसले के बाद से आज तक आरक्षण भारतीय राजनीति की धूरी बना हुआ है और इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट बीपी मंडल को ही जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करेंगे बिहार के ए यानी आंदोलन की। तो बने रहिए पंचतत्व के साथ और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के ए माने आंदोलन की। बिहार को आंदोलन की धरती कहा जाता है। आंदोलन की बात आते ही बिहार के बड़े आंदोलन जहन में आ जाते हैं। कई ऐसे बड़े आंदोलन हुए जिसकी आग में राज्य से लेकर देश की सत्ता तक हिल गई। आजाद भारत के पहले छात्र आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन में बिहार का अपना इतिहास रहा है। बापू के चंपारण सत्याग्रह की बात करें या फिर जेपी के आंदोलन की, देश में बिहार को आंदोलन के लिए अलग पहचान दी गई। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ, जो ब्रिटिश हुक्मरानों और शोषक जमींदारों के अत्याचारों और शोषण के खिलाफ शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा के पश्चात भारत में यह सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। यह मोहनदास करमचंद गांधी जी की महात्मा गांधी बनने की भी शुरुआत थी। बात करें आजादी के बाद की तो साल 1955 में बिहार में हुआ छात्र आंदोलन आजाद भारत का पहला प्रोटेस्ट माना जाता है। देश के आजाद होने के बाद 1955 में हुआ छात्रों का आंदोलन मामूली बात पर हुआ था, लेकिन देश के लिए इतिहास बन गया। विवाद राज्य में ट्रांसपोर्ट टिकट काटने के विवाद को लेकर हुआ था। आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में दीनानाथ नाम के एक छात्र की मौत हुई थी। इसके बाद आंदोलन इतना उग्र हो गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पटना आना पड़ा था। इसके बाद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ और ट्रांसपोर्ट मंत्री महेश सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। आंदोलन का साइड इफेक्ट ऐसा रहा कि मंत्री महेश सिंह चुनाव तक हार गए। बिहार के आंदोलन में 1967 का छात्र आंदोलन काफी प्रमुख रहा है।
यह आंदोलन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आग ऐसी थी कि इसे तत्कालीन सीएम केबी सहाय तक को चुनाव में हरा दिया। छात्रों के आंदोलन को महामाया सिन्हा का साथ मिला था और इसका फायदा भी महामाया सिन्हा को मिला। आंदोलन की आग में सत्ता से बाहर हुए केबी सहाय की जगह महामाया सिन्हा को सीएम की गद्दी मिल गई और उनकी ताजपोशी हुई। छात्रों को जिगर का टुकड़ा बताने वाले महामाया सिन्हा को एक आंदोलन ने बिहार का हीरो बना दिया। देश में आंदोलन के इतिहास के पन्नों को पलटें तो सबसे बड़ा आंदोलन बिहार में हुआ। साल 1974 में आपातकाल के विरोध में हुए इस आंदोलन की कमान जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने संभाली और संपूर्ण क्रांति से राजनीति का इतिहास, भूगोल सब बदल दिया। पटना के गांधी मैदान से हुई आंदोलन की शुरुआत ने देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने साल 1990 में मंडल आयोग लाया। यह आयोग भी देश में आंदोलन का बड़ा कारण बना। इस आंदोलन से पूरा बिहार जला। आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सवर्ण छात्रों के आंदोलन की आग से जल गया। जाति के आधार पर आरक्षण को हटाने और आर्थिक आरक्षण की मांग को लेकर बिहार में जमकर बवाल मचा। सड़क से लेकर विधानसभा तक छात्रों ने आक्रामक आंदोलन किए। तो यह थे बिहार के 5 प्रमुख आंदोलन जिसने देश में बिहार को आंदोलन के लिए एक अलग पहचान दिलाई। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के आर यानी रिलीजन की। बिहार जहां की धरती में धर्म ने समृद्धि पाई, जहां भगवान महावीर के चरण पड़े, जहां गुरु गोविंद सिंह को गुरु ज्ञान मिला, जहां गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर महात्मा बुद्ध बन गए, वो बिहार हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों का केंद्र रहा है। जहां रामायण के रचयिता वाल्मीकि रहे, जहां गया में हिंदुओं का मुक्ति स्थल रहा है, जहां का मनेर और फुलवारी शरीफ मुसलमानों की आस्था का केंद्र रहा, जहां राजगीर, वैशाली, बोध गया में बुद्ध के पद चिन्ह विराजते हैं, जहां पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह की गुरबाणी सुन लोगों का सवेरा होता है और जहां पावापुरी में भगवान महावीर की अनुभूति आपको अपने रंग में रंगने को काफी है। हम आपको उस बिहार के उन धर्मों के बारे में बताएंगे जिनकी उत्पत्ति बिहार में हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बिहार वह ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार वह जगह है जहां से भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान और बुद्धत्व के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। दुनिया भर में अपनी पैठ बना चुके बौद्ध धर्म की जड़ें बिहार के बोध गया से जुड़ी है। बौद्ध धर्म बिहार की धरती से ही पूरी दुनिया में फैला है। आज चीन, जापान, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका सहित कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 साल पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। धर्म लगभग 563 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में पश्चिम चंपारण भी है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने पिता के राज्य को त्यागा था। पूर्वी चंपारण भी है, जहां पर गौतम बुद्ध ने एक आश्रम में ठहरकर अपने पहले आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा प्राप्त की। बिहार की पवित्र भूमि में सिर्फ सनातन संस्कृति की ही जड़ें नहीं पनपी, बल्कि इस पावन मिट्टी ने हर उस धर्म और मत को पनपने, फलने, फूलने का अवसर प्रदान किया जो कि मानवता का उपहार बन गए। बिहार जैन धर्म की उत्पत्ति का भी केंद्र रहा। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ। उस समय कुंडग्राम ज्ञातक नामक क्षत्रिय का गणराज्य था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे।
इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। जैन शब्द जिन या जैन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विजेता। वैशाली अगर महावीर स्वामी की जन्मभूमि है तो बिहार का पावापुरी उनकी समाधि स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। पावापुरी, जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के पास स्थित एक स्थान है। यहाँ पर स्थित है पावापुरी जल मंदिर। ईसा पूर्व 528 में भगवान महावीर ने यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की थी। इस मंदिर को जल सरोवर में बनाया गया। इसमें लाल रंग के कमल के फूल जब खिलते हैं तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि ज्ञान का सारे कपाट एक साथ ही खुल गए हों। सिख धर्म के दृष्टिकोण से भी बिहार का खास महत्व है। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी राजधानी पटना के पूर्वी भाग में स्थित हरमंदिर में हुआ, जहां आज एक भव्य गुरुद्वारा भी है। इसे आज पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है, जो सिखों के 5 पवित्र स्थल में से एक है। सिखों के आखिरी गुरु का न केवल यहाँ पर जन्म हुआ था, बल्कि उनका बचपन भी यहीं गुजरा था। यही नहीं, सिखों के 3 गुरुओं के चरण इस धरती पर पड़े हैं। इस कारण देश और दुनिया के सिख संप्रदाय के लिए पटना साहिब आस्था का केंद्र रहा है। हरमंदिर साहिब गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया, जहां उनके कई स्मृति चिन्ह आज भी श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हैं। भारत में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे की तरह श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण भी महाराजा रणजीत सिंह द्वारा करवाया गया। हिंदू धर्म की बात करें तो श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में हुआ, जिसे आज सीतामढ़ी कहा जाता है। सीता राजा जनक की पुत्री थी। जनक के राज्य में आधुनिक उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे वर्तमान जिले शामिल थे। अग्नि परीक्षा के बाद जब सीता वनवास पर चली गईं, तो उन्हें बिहार के उस वन क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रथम श्रेय मिला था, जो अभी गंडक के किनारे बसे वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। माता सीता ने यहीं अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। इसके अलावा बोधगया से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गया हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पांव के निशान इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, उनके निशान पर ही। हिंदू धर्म में इस मंदिर को अहम स्थान प्राप्त है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं। कहा जाता है कि पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान राम भी अपनी पत्नी सीता के साथ यहाँ पिंडदान के लिए आए थे। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के अलावा इस्लाम धर्म में भी बिहार का विशेष स्थान है। प्राचीन काल में मुगल शासकों के लिए बिहार सत्ता का केंद्र रहा। बहुत से सूफी संतों के लिए बिहार एक अलग ही अहमियत रखता है। मनेर शरीफ एक प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थान है, जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। माना जाता है कि मनेर शरीफ स्थान पर ही सूफी संत मखदूम दौलत ने वर्ष 1608 में अंतिम सांस ली थी। दूसरे पवित्र स्थलों में जहानाबाद का हजरत बीबी कमाल, जो भारत की पहली महिला सूफी संत का कब्र है। औरंगाबाद के अजमेर शरीफ का कब्र भी यही है, बिहार में ही। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप पंचतत्व को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। पटना ये उस राज्य की राजधानी का मौजूदा नाम है जो कभी अखंड भारत की सत्ता का केंद्र था। लेकिन सवाल इतिहास का नहीं, आज का है। तो आप आज के पटना को कितना जानते हैं?
जवाब कुछ यूं हो सकता है कि पटना नाम पटन देवी से प्रचलित हुआ। वैसे थोड़ा इतिहास खंगालेंगे तो कुछ और भी मिलेगा, जैसे पटना का नाम संस्कृत के पत्तन से आया है, जिसका मतलब पोर्ट या बंदरगाह होता है। बिहार के बारे में बात करते हुए इतिहास की बात ना हो, इतिहास की चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी जान लीजिए कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने पटना को पालीबोथ्रा नाम दिया था, तो चीनी यात्री फाहियान ने पालिनफू। के बीच गंगा किनारे वाले भाग में सभ्यता द्वार का निर्माण कराया गया है। अब बात करेंगे बापू सभागार और ज्ञान भवन की। जब आप कुछ साल पहले की बात करते हैं तो पटना में एसके मेमोरियल हॉल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी, पुरानी इमारत थी। लेकिन अचानक से एक ऐसा हॉल बनता है जिसमें 5000 लोगों के बैठने की क्षमता होती है। 490 करोड़ के बजट में बना है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में बापू सभागार और ज्ञान भवन। बापू सभागार की क्षमता लगभग 5000 लोगों की है, तो ज्ञान भवन में 800 लोगों की। इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2017 में पूरा हुआ था। इसके निर्माण में लगभग 16,500 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है, जो स्टील की मात्रा से काफी अधिक है। फरवरी 2018 में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना ने भारत में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए 10वां CIDC विश्वकर्मा अचीवमेंट अवार्ड जीता। अशोक कन्वेंशन सेंटर के अंदर आपको एक प्रदर्शनी हॉल, एक सभागार, फूड कोर्ट और कई तरह की अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास जो आप एक खूबसूरत सा पार्क देख रहे हैं, वहां कभी जेल हुआ करता था। दरअसल ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक बांकीपुर सेंट्रल जेल उसी जगह मौजूद थी जहां आज आप बुद्ध स्मृति पार्क देख रहे हैं। बेउर में एक नई केंद्रीय जेल के निर्माण के बाद यह पूरी तरह से एक खाली मैदान था जहां पार्क बनाया गया। जब आप कुछ साल पहले देखते हैं तो पटना में सार्वजनिक पार्क के नाम पर पटना जू के अलावा कुछ अलग ऑप्शन आपको दिखता नहीं जो ऐतिहासिक हो। लेकिन मई 2010 में 22 एकड़ की जमीन पर 125 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क को बनाया गया। पार्क के बीचों बीच 200 फीट ऊंचा एक स्तूप बनाया गया है। इसमें 6 देशों से लाए गए बुद्ध अस्थि अवशेषों की मंजूषाएं रखी गई हैं, जो बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पटना म्यूजियम बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जो कि काफी पुराना है। इसका निर्माण 1917 में अंग्रेजी शासन के द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ से अलग एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया जो कि 5.6 हेक्टेयर में फैले 6 मंजिला इमारत है,
जापान की माकी एंड एसोसिएट्स ने मुंबई के अपोलिस आर्किटेक्ट्स के साथ बिहार म्यूजियम के वास्तुशिल्प डिजाइन का विकास किया। यह 498 करोड़ बजट में बना अगस्त 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था। अब कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना जंक्शन के पास मेट्रो का 3 फ्लोर का अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। पहले फ्लोर पर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और खाने पीने के स्टॉल होंगे। दूसरे और तीसरे फ्लोर में ट्रेन चलेगी। यह इंटरचेंज स्टेशन है। यहाँ से कॉरिडोर 1 और 2 के लिए ट्रेन बदलने की सुविधा मिलेगी। इसका निर्माण जायका के फंड से होगा। पहले फेज में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से मिलने वाले 5,509 करोड़ के करीब 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण होगा। इनमें पटना जंक्शन, विद्युत भवन, विकास भवन, पटना जू, राजा बाजार, रुकनपुरा स्टेशन शामिल है। साथ ही साथ आकाशवाणी से पटना जंक्शन को जोड़ने का काम भी होगा। इनका निर्माण कार्य 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।